दोस्तों, जिदी बिलियनियर कहानी के एपिसोड नंबर 6 में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप कहानी सुन रहे हैं और आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी एपिसोड नंबर 6, जिद्दी बिलियनियर। मयूरी को सबकी ईर्ष्यालु निगाहों के बीच सिद्धार्थ का उसे गले लगाना अच्छा लगा। यह उसके स्वाभिमान की जीत थी। राहुल जैसा व्यक्ति तो हमेशा बोलता ज़्यादा था और करता कम, लेकिन सिद्धार्थ चुपचाप उसे दुनिया के सामने अपना बना रहा था। वे दोनों मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो पहुंचे। वहां भारी भीड़ थी। सिद्धार्थ, जो शायद कभी लाइन में नहीं लगा था, उसने दरवाजे के पास जाकर सिगरेट सुलगा ली। मयूरी कुर्सी पर बैठी इंतजार कर रही थी। तभी उसने पास बैठी एक बुजुर्ग महिला ने फुसफुसाकर मयूरी से पूछा, क्या ये सुंदर युवक तुम्हारा हस्बैंड है? तुम इतने अट्रैक्टिव हस्बैंड के साथ अनसेफ महसूस नहीं करती क्या? उसकी बात सुनकर मयूरी ने सिद्धार्थ की तरफ देखा। वो दरवाजे से टिका हुआ धुएं के छल्ले छोड़ रहा था। जैसे मयूरी ने उसको देखा, उसकी आंखों में एक गहरी चमक और मुस्कान उभर गई। उसकी नजरें अपने ऊपर देखकर मयूरी ने नजरें चुराई और महिला से कहा, मुझे डर नहीं है, वो मुझसे 10 साल बड़ा है। अगर वो मुझे नहीं चाहेगा तो मैं उससे भी छोटे लड़के ढूंढ लूंगी। सिद्धार्थ ने मयूरी की ये बात सुन ली और बेबसी से मुस्कुरा दिया। उसको ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर मयूरी ने सोचा कि कोई मर्द हंसते हुए भी इतना मोहक कैसे हो सकता है। 1 घंटे बाद उनके हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट थे। इसके बाद गाड़ी में बैठते ही मयूरी को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ 4 मुलाकातों में अपनी पूरी जिंदगी एक अजनबी को सौंप दी। तभी सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में खींचकर कहा, मेरी फ्लाइट का समय हो गया है मयूरी, अब मुझे जाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मयूरी घबरा गई। उसकी सुगंध इतनी तेज ताजगी भरी थी कि मयूरी का सिर चकराने लगा। उसने थोड़ा हिचकिचाकर पूछा, ओह, आप वापस कब आएंगे? पहले मुझे छोड़िए। वो मन ही मन वो पीछे कर रही थी और अब सिद्धार्थ को क्या कहकर पुकारे। सिद्धार्थ को उसकी मासूमियत पर हंसी आ गई। उसने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, मयूरी, क्या तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें हबी कहने के लिए कहूंगा? नहीं, तुम अभी सिर्फ मेरा नाम लेकर मुझे बुला सकती हो, सिद्धार्थ। मयूरी को अपनी सोच पर शर्म आई। उसने सिद्धार्थ के कॉलर में अपना चेहरा छिपा लिया और मच्छर जैसी धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा। तभी सिद्धार्थ ने उसके कान में कहा, मयूरी, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने दिल में थोड़ी जगह दे दो। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर कभी नींद में भी राहुल का नाम लो। मयूरी ने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए कहा, ठीक है, लेकिन मेरी शर्तें हैं। आपको मुझसे अच्छा व्यवहार करना होगा, अपनी तनख्वाह देनी होगी और घर के कामों में हाथ भी बटाना होगा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने खिलखिलाकर उसे चूम लिया। उसने हंसकर कहा, अब से मेरा सब कुछ तुम्हारा है मयूरी, लेकिन घर के काम नौकरानियां करेंगी। मैं बस तुम्हें खुश करने के लिए मेहनत करूंगा। उसकी ये बात सुनकर मयूरी को अपनी बचकानी शर्तों पर हंसी आ गई। वे दोनों एक ही लेवल पर नहीं थे, लेकिन सिद्धार्थ उसे बराबरी का एहसास दे रहा था। एक गहरे और इमोशनल किस के बाद सिद्धार्थ ने उससे कहा, मैं 3 दिनों में वापस आ जाऊंगा। तभी सिद्धार्थ जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, मयूरी के दिल से अचानक आवाज आई। जाने सिद्धार्थ से कहा, जल्दी वापस आ जाइएगा। उसको बात को सुनकर सिद्धार्थ रुका, मुस्कुराया और मयूरी को महसूस हुआ कि उसकी उजड़ी हुई दुनिया अब में बसंत लौट आया है। वहीं जैसे ही मयूरी ने सिद्धार्थ से कहा, जल्दी वापस आना, तो उसे तुरंत अपनी भावनाओं पर पछतावा हुआ। दूसरी तरफ सिद्धार्थ के चेहरे पर एक गहरी और शरारती मुस्कान थी, जैसे वो उस नई नवेली दुल्हन पर मन ही मन हंस रहा हो, जो एक पल के लिए भी अपने हस्बैंड से जुदा नहीं होना चाहती थी। उसकी ये मुस्कान देखकर मयूरी झुंझला गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, सिद्धार्थ गाड़ी से उतरकर अपनी दूसरी आलिशान गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वहां चेतन एक हाथ में उसका कोट, दूसरे में ब्रीफकेस लिए खड़ा था। सिद्धार्थ ने अब से सामान लिया और गाड़ी में बैठकर मयूरी की आंखों से ओझल हो गया। मयूरी को अचानक अपने आसपास और दिल में एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। चेतन, जो अब मयूरी की गाड़ी चला रहा था, उसने आईने में देखकर मयूरी से पूछा, मैडम, अब कहाँ चलना है? चेतन का लहजा अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसमें मयूरी के लिए अब एक गरिमापूर्ण सम्मान था। मयूरी ने खिड़की से बाहर देखकर कहा, हॉस्पिटल चलो। वो हॉस्पिटल पहुंची और अपनी बेसुध पड़ी हुई माँ के पास जाकर बैठ गई। रात में मयूरी की माँ चंचल की आंखें खुली। डॉक्टर ने जांच की और बताया कि सब कुछ नॉर्मल है। मयूरी ने उन्हें पानी पिलाया और धीरे धीरे बातें की। उसने अपना माँ को अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं बताया। वो चाहती थी कि उसकी माँ पूरी तरह ठीक हो जाए, तब वो उन्हें सिद्धार्थ से मिलवाएगी। उसे पूरा यकीन था कि उसकी माँ को सिद्धार्थ की शालीनता
जरूर पसंद आएगी। इसके बाद जब उसकी माँ सो गई तो मयूरी अपने कमरे में आकर लेट गई, लेकिन नींद मयूरी की आंखों से कोसों दूर थी। उसने फोन उठाया और टाइम देखकर सोचा, क्या वो लंदन पहुंच गया होगा? काफी देर सोचने के बाद उसने एक नॉर्मल मैसेज टाइप किया, मैं आपसे हमारी शादी के नियमों के बारे में पूछना चाहती हूँ। आप कितने समय तक इस रिश्ते में रहना चाहते हैं? क्या हम एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में दखल देंगे? क्योंकि आपने मेरी बहुत मदद की, मैं वादा करती हूँ कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा, लेकिन मैं आपको गर्लफ्रेंड रखने से नहीं रोकूंगी। मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहती हूँ। ये मैसेज करने के बाद वो रिप्लाई का इंतजार करने लगी। 5 मिनट बाद फोन की स्क्रीन चमक उठी। सिद्धार्थ का जवाब संक्षिप्त और सीधा था। उसने जवाब में लिखकर कहा, मेरा किसी और के साथ संबंध रखना या तुम्हें तलाक देने का कोई इरादा नहीं, और हम तुम्हारी माँ के हॉस्पिटल से छुट्टी मिलते ही तुम मेरे साथ आकर रहोगी। वैसे मेरी घड़ी कहाँ है? ये पढ़ते ही मयूरी का चेहरा टमाटर सा लाल हो गया। उसका मैसेज स्पष्ट था, वो इस शादी को उम्र भर निभाना चाहता था, इसलिए मयूरी की असुरक्षा धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसने मुस्कुराकर एक और मैसेज लिखा, सच तो यह है कि मैंने आपकी घड़ी तोड़ दी, वैसे आप इतनी महंगी घड़ी कैसे भूल गए? दूसरी तरफ सिद्धार्थ का जवाब आया, बेवकूफ लड़की, अगर मैं घड़ी नहीं छोड़ता तो मुझे तुम्हें फोन करने का बहाना कैसे मिलता? मैं अभी लंदन उतरा हूँ और काम बहुत है। अब अच्छी बच्ची की तरह सो जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। गुड नाइट। उसका मैसेज पढ़कर मयूरी बिस्तर पर उछल पड़ी। तो वो घड़ी एक जाल थी। वो आदमी कितना धूर्त और वेल प्लानर था। ये सोचते हुए उसने कंबल ओढ़ लिया और मुस्कुराकर खुद से कहा, बदमाश कहीं का। वो उसके बारे में सोचकर कब सो गई पता ही नहीं चला। अगले सुबह मयूरी तरोताजा होकर उठी। उसने अपनी माँ के पास जाकर उनको दलिया खिलाया और महसूस किया कि वीआईपी वार्ड और पर्सनल नर्स की वजह से उसकी माँ की देखभाल बहुत अच्छे से हो रही थी। वो जानती थी कि यह सब सिद्धार्थ की वजह से हो रहा है। तभी पीछे से उसकी माँ ने उनसे कहा, मयूरी तुम स्कूल जाओ और अपना पियानो सीखो, मेरी चिंता मत करो। मयूरी ने माँ को चूमा और मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। अपनी माँ से मिलने के बाद जब वो वार्ड से बाहर निकली तो चेतन नाश्ते की थाली लेकर खड़ा था। उसने सम्मान भरे स्वर में कहा, मैडम, सीओ ने स्पेशली आपके लिए नाश्ता तैयार करवाया है। थाली में रंगीन सैंडविच, मोज केक, पैन केक और गर्म दूध था। उसको देखते ही मयूरी की आंखों में चमक आ गई। उसे मीठा और मक्खन वाली चीजें बड़ी पसंद थी, लेकिन पिछले 3 सालों की गरीबी में वो अपनी पसंद ही भूल चुकी थी। सिद्धार्थ ने शायद उसे कमरे में रखे टेडी बियर और उसकी छोटी छोटी आदतों से ये सब जान लिया होगा। हॉस्पिटल के गलियारे में चलकर उसने मन ही मन में सोचा कि सिद्धार्थ उसे कितना बिगाड़ रहा है, लेकिन इस बार उसे डर नहीं लग रहा था। उसे एहसास हुआ कि अब वो अकेली नहीं है। मिस्टर सिद्धार्थ गुलेरिया के रूप में उसकी नई लाइफ एक खूबसूरत मोड़ ले चुकी थी। मयूरी ने स्वादिष्ट नाश्ते का आनंद लिया, जिससे उसे फिर से एनर्जी महसूस हुई। वो अभी बर्तन ही रख रही थी कि उसका फोन बज गया। फोन पर एक महिला की गंभीर और प्रोफेशनल आवाज थी। हेलो, क्या मैं मिस मयूरी से बात कर रही हूँ? मैं डायरेक्टर कुशल शर्मा की असिस्टेंट निकिता बोल रही हूँ। डायरेक्टर साहब अपनी नई फिल्म स्ट्रीट वॉकर के लिए आपको आज स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर मयूरी के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। डायरेक्टर कुशल शर्मा, यह बॉलीवुड का एक ऐसा दिग्गज जिनकी हर फिल्म सफलता की गारंटी मानी जाती थी। पिछले 2 सालों से वो गुमनाम थे और अब अचानक उन्होंने मयूरी को खुद इनवाइट किया था। मयूरी ने तुरंत एक्साइटेड होकर हाँ कर दी और स्टूडियो की तरफ निकल पड़ी। उसी समय राहुल और कविशा पहले से ही स्टूडियो में मौजूद थे। डायरेक्टर कुशल शर्मा अपने प्रोड्यूसर्स के साथ स्क्रिप्ट पर चर्चा कर रहे थे। सफेद बालों के बावजूद भी 60 वर्षीय डायरेक्टर एनर्जी से भरे हुए थे। तभी राहुल ने आगे बढ़कर बड़े सम्मान के साथ उनका अभिवादन करके कहा, डायरेक्टर साहब, आप बहुत समय बाद इंडिया लौटे हैं। पूरी मीडिया आपकी फिल्म का इंतजार कर रही है। उसकी बात सुनकर कुशल शर्मा ने चश्मा उतारकर हल्की मुस्कान दी। राहुल ने मौका पाकर कविशा को आगे करके कहा, डायरेक्टर साहब, ये कविशा है मेरी मंगेतर। ये आपकी बहुत बड़ी फैन है और आपके साथ काम करना चाहती है। मौका देखते ही कविशा ने आगे आकर अपनी आवाज को बड़ा मधुर और मासूम बनाकर कहा, हेलो सर, मैं बचपन से आपकी फिल्में देख रही हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। डायरेक्टर की पैनी नजरों ने कविशा को ऊपर से नीचे तक देखा और राहुल से बोले, राहुल, तुम्हारी पसंद हमेशा से अलग रही है। कविशा ये सुनकर खुशी से झूम उठी। उसे लगा कि उसे फिल्म मिल गई, लेकिन डायरेक्टर ने उससे आगे जो कहा उसने सबको चौंका दिया। उसने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी पसंद अच्छी है,
तुम्हें ऐसी प्रेमिका मिली है जो रियल लाइफ में भी ड्रामे से भरपूर है। उसकी बात सुनकर राहुल और कविशा वहीं पर जम गई। तभी राहुल ने बात संभालने के लिए टॉपिक पर आकर कहा, सर, आपकी नई फिल्म के लिए कविशा एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। क्या आप उसे एक मौका देंगे? कुशल शर्मा ने अपनी स्क्रिप्ट देखकर लापरवाही से जवाब देकर कहा, उसे पहले ही पिंक लेडी मूवी मिल चुकी है। मेरी फिल्म शायद उसे निराश कर देगी। राहुल समझ गया कि डायरेक्टर बहाने बना रहा है। वो फिर से सिफारिश करने ही वाला था, तभी डायरेक्टर की नजरों में चमक आ गई। उन्होंने दरवाजे की तरफ इशारा करके मुस्कुरा कर कहा, माफ कीजिएगा राहुल, मैंने जिस हीरोइन को इस फिल्म के लिए इनवाइट किया था वो आ चुकी है। उसकी बात सुनकर राहुल और कविशा ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर खड़ी लड़की को देखकर दोनों के होश उड़ गए। दरवाजे पर और कोई नहीं, मयूरी खड़ी थी। वहीं मयूरी भी उन दोनों को देखकर ठिठक गई। उसे अंदाजा ही नहीं था कि यहाँ राहुल और कविशा भी होंगे। दुनिया कितनी छोटी थी। कविशा की आंखों में मयूरी को देखते ही नफरत की आग भड़क उठी, मानो वो अपनी नजरों से ही मयूरी के टुकड़े कर देगी। राहुल भी अवाक खड़ा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस मयूरी को उसने कल बेशर्म और करैक्टरलेस कहा था, उसे दिग्गज डायरेक्टर कुशल शर्मा ने खुद अपनी फिल्म की हीरोइन बनाने के लिए चुना है। वहां मयूरी ने गहरी सांस ली और अपना सिर ऊंचा किया। अब वो मेहरा परिवार की बेसहारा बेटी नहीं थी। वो मिसेज सिद्धार्थ गुलेरिया थी और अपनी नई पहचान बनाने के लिए तैयार थी। उसकी आवाज बेबाकी देखकर राहुल का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो चुका था। उसका चेहरा देखकर मयूरी समझ गई कि ये नीच कपल यहाँ डायरेक्टर कुशल शर्मा को रिझाने आया था, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। मयूरी ने अपना सिर गर्व से ऊपर उठाया और कॉन्फिडेंस के साथ डायरेक्टर के पास जाकर बोली, हेलो डायरेक्टर कुशल शर्मा, मैं मयूरी हूँ, ऑडिशन के लिए हाजिर हूँ। डायरेक्टर ने मयूरी को गौर से देखा, मुस्कुराते हुए राहुल की तरफ इशारा करके कहा, राहुल अभी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लीड रोल मांग रहे थे। मयूरी, अब तुम ही राहुल को समझाओ कि मैं इनकी गर्लफ्रेंड को लीड रोल के लिए मना क्यों कर रहा हूँ। मयूरी जानती थी कि यह सिर्फ अपमान नहीं बल्कि फिल्म की समझ की एक परीक्षा है। उसने सीधे कविशा की आंखों में देखा और बिना किसी झिझक के बोलना शुरू किया। उसने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, डायरेक्टर साहब, पहली तो बात यह है कि राहुल की गर्लफ्रेंड में वो नेचुरल सादगी नहीं है। लीड रोल एक ऐसी लड़की का है जिसकी खूबसूरती उसके त्याग और सादगी में है, न कि भारी मेकअप और दिखावे में। दूसरी बात, इस किरदार के लिए जिस गहराई और अकेलेपन की जरूरत है, वो इनके चेहरे पर कहीं नहीं दिखती। कविशा का व्यक्तित्व बहुत भड़कीला है और अंत में जो औरत 40 साल तक एक सैनिक का इंतजार करे, उसके मन में दौलत की हवस नहीं बल्कि अटूट विश्वास होता है। ये लड़की उस भूमिका के लिए योग्य नहीं है। मयूरी को पहले ही डायरेक्टर की असिस्टेंट ने फोन कर मेन स्क्रिप्ट भेज दी थी, जो उसने रास्ते में पढ़ ली। मयूरी की स्पष्टवादिता देखकर स्टूडियो के एम्प्लॉय भी तंग रह गए। वहीं कविशा तो अपमान से कांपने लगी। तभी राहुल ने चिल्लाकर कहा, मयूरी। आगे से मयूरी ने निर्भीकता से उसकी तरफ देखा। तभी डायरेक्टर कुशल शर्मा जोर से हंसकर बोला, राहुल, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर स्टार बनना चाहती है तो उसे आलोचना सुनने की तो आदत डालनी होगी ना। मयूरी, चलो अंदर चले। और उसके बाद वो मयूरी को आगे ले गया। तभी मयूरी भी उनके पीछे चलकर एक्साइटेड होकर बोली, सर, आप मुझे कौन सा रोल देना चाहते हैं? तभी डायरेक्टर ने उल्टा मयूरी की आंखों में देखकर पूछा, तुम्हें क्या लगता है तुम इस स्क्रिप्ट में कौन सा रोल निभा सकती हो? आगे से मयूरी ने बिना डरे जवाब में कहा, सर, मुझे पता है मेरे पास अनुभव कम है, लेकिन मुझे लगता है कि मेन कैरेक्टर का रोल मेरे लिए ही बना है। मैं इसे जी कर दिखा सकती हूँ। उसकी बात सुनकर स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। खिड़की से आती सूरज की रोशनी मयूरी के चेहरे पर चमक रही थी। राहुल उसे देख रहा था और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे मयूरी में वही 18 साल पुरानी मयूरी दिखने लगी, निडर, एनर्जेटिक और बेबाक। वो सोच रहा था कि मयूरी यहाँ तक कैसे पहुंची। तभी डायरेक्टर ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मेन कैरेक्टर मीरा का ऑडिशन शुरू करो। मूवी का हीरो भी अभी आता ही होगा। उसकी बात सुनकर मयूरी का दिल धड़कने लगा। वो सोच रही थी कि कौन होगा वो सुपरस्टार जिसके साथ उसे स्क्रीन शेयर करनी है। तभी दरवाजा खुला और एक दुबला पतला बहुत अट्रैक्टिव व्यक्ति अंदर आ गया। उसने काले रंग की लेदर जैकेट और नीले रंग की जींस पहनी थी। उसका चेहरा सुंदर था, कोई भी लड़की उससे जलन करे, लेकिन उसकी नजरों में एक सर्द और रहस्यमयी खिंचाव था। कविशा की सांसें थम गई। ये कोई और नहीं बल्कि देश का सबसे लोकप्रिय यंग सुपरस्टार विक्रम कुमार था। विक्रम, जिसने 18 साल की उम्र में पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। उसका चेहरा मेडोसा की तरह था, जो एक बार देख ले
वो वहीं पर पत्थर होकर रह जाए। विक्रम सीधे मयूरी की तरफ बढ़ा और कमरे का तापमान अचानक जैसे गिर गया। अब मयूरी के सामने अपनी प्रतिभा साबित करने का असली चैलेंज था। विक्रम कुमार की प्रतिभा का कोई सानी नहीं था। 20 साल की उम्र में इंटरनेशनल प्राइज जीतने वाला कलाकार, करोड़ों दिलों की धड़कन था। उसके चेहरे पर 20 साल की उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योरिटी और एक स्वाभाविक पीड़ा का आभास था, जो उसे दुनिया के सामने रहस्यमय बनाता था। मयूरी ने उसे गौर से देखा तो उसे विक्रम की ठंडी निगाहों का एहसास हुआ। विक्रम उसे घूर रहा था। मयूरी ने एक फ्रेंडली मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन आगे से उसने मुंह फेर लिया। ये देखते ही मयूरी ने मन ही मन में कहा, असभ्य बच्चा। तभी डायरेक्टर कुशल शर्मा ने दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस कराया और कहा, विक्रम, मयूरी मेन लीड हीरोइन कैंडिडेट है। चलिए एक सीन ट्राई करते हैं। यही मयूरी का ऑडिशन होगा। विक्रम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने मयूरी की तरफ देखा और स्पाट आवाज में कहा, ठीक है तो फिर एक किसिंग सीन करते हैं। उसकी बात सुनकर मयूरी अवाक रह गई। शुरुआत में ही इतना सीधा प्रहार। उसे शक हुआ कि उसकी घूरती निगाहों का वो बदला ले रहा है। उसे अचानक सिद्धार्थ की याद आई। उसने मन ही मन में सोचा, क्या मेरे हस्बैंड को इस सीन से आपत्ति होगी? हालांकि वो सिद्धार्थ के बारे में सोच रही थी, लेकिन फिर भी एक प्रोफेशनल होने के नाते उसने सिर हिलाकर कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।" यह सब देखकर कविशा की हालात ऐसी हो गई थी मानो वो जलते अंगारों पर बैठ गई हो। वो राहुल से वहां से निकलने के लिए रिक्वेस्ट करने लगी, लेकिन राहुल मयूरी की काबिलियत देखने के लिए वहीं पर जम गया। अभी डायरेक्टर ने एक्शन कहा। डायरेक्टर ने एक्शन कहते ही उदासीन रहने वाला विक्रम पल भर के लिए एक जनरल लवर बन गया। वो आगे बढ़ा और मयूरी का हाथ थाम कर बोला, मिस मीरा, जब मैंने आपको पहली बार देखा था तभी से मुझे आपसे प्यार हो गया। प्लीज मेरे साथ रहना। मयूरी ने भी तुरंत खुद को 17 साल की शर्मीली लड़की में ढाल लिया। उसने अपनी निजी नजरें की और कहा, कौन तुम्हारे साथ रहना चाहेगा? मैं अभी छोटी हूं। तभी विक्रम ने मयूरी का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके करीब झुका। जैसे उनके होठ छुए, मयूरी ने घबराहट का नाटक किया, लेकिन अचानक उसे अपने होठों पर तेज दर्द महसूस हुआ। विक्रम ने स्क्रिप्ट से हटकर उसे हल्के से काट लिया था। यह महसूस करते ही मयूरी की आंखें फटी रह गई। उसने तुरंत विक्रम को धक्का दिया और शर्म से लाल होकर चिल्लाई, बेशर्म, और उसे थप्पड़ मारने की एक्टिंग की। डायरेक्टर कुशाल शर्मा ने तालियां बजाकर कहा, कट, शानदार मयूरी, शानदार। तुमने हालात के हिसाब से जो थप्पड़ वाला रिएक्शन दिया वो कमाल का था। तुम दोनों के बीच गजब की केमिस्ट्री है। उसकी बात सुनकर मयूरी ने राहत की सांस ली। उसे एहसास हुआ कि विक्रम ने उसे इसलिए काटा ताकि वह स्वाभाविक रिएक्शन दे सके और डायरेक्टर इंप्रेस हो जाए। वो उसकी मदद ही कर रहा था। मयूरी उससे बात करना चाहती थी, लेकिन विक्रम फिर से उसे ठंडे स्वभाव में लौट आया। उसने अपना स्कार्फ गले में लपटा और बिना पीछे मुड़े बोला, बस मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूं। यह कहकर वो अपने हेल्परों की भीड़ के साथ बाहर निकल गया, मयूरी को पीछे छोड़कर, जिसने अभी अभी बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार के साथ अपना पहला सफल स्क्रीन टेस्ट पूरा किया था। वहीं ये सब देखकर राहुल और कविता सन्न रह गई। मयूरी ने न सिर्फ ऑडिशन जीत लिया, बल्कि विक्रम कुमार का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया था। तभी मयूरी ने राहुल को गुस्से में जाकर देखा। उसकी जलन और हार मयूरी के लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं थी। कविशा भी अपनी ऊंची एड़ी की परवाह किए बिना बेदवास होकर राहुल के पीछे भागी। जैसे स्टूडियो में सन्नाटा पसरा, डायरेक्टर कुशल शर्मा ने मुस्कुराते हुए मयूरी को कॉन्ट्रैक्ट थमाकर कहा, मयूरी, स्ट्रीट वॉकर की मीरा अब तुम हो, इस पर साइन कर दो। साइन करते समय मयूरी के हाथ कांप रहे थे। यह सिर्फ एक कागज नहीं, बल्कि उसके बरसों के संघर्ष का फल था। मयूरी ने कृतज्ञता के आंसुओं के साथ कहा, थैंक यू सर, और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने लगी। डायरेक्टर ने उसे 2 दिन बाद शूटिंग शुरू होने के लिए बताया और इन 2 दिनों के लिए उसके लिए एक असिस्टेंट सेलेक्ट करने के लिए कहा। मयूरी ने तुरंत अपनी वफादार दोस्त मधु का नाम लिया। इसके बाद उसने मधु को फोन करके बुला लिया। उन्होंने पूरा काम खत्म किया और रात को एक बार फिर पूरी टीम जश्न मना रही थी। मधु ने उत्साह में आकर कहा, मयूरी, यकीन नहीं हो रहा, जैसे ही तुम्हारा फोन आया मैंने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी। मैं तुम्हारी सबसे अच्छी असिस्टेंट बनूंगी। तभी बातों बातों में मधु ने एक बड़ी बात छेड़ी, मयूरी, क्या तुम्हें पता है कि तुमने किसे पछाड़कर ये रोल पाया है? फिल्म इंडस्ट्री की देवी माने जाने वाली निया कपूर भी ये रोल चाहती थी। लोग कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा हाथ तुम्हारे पीछे है। उसकी बात सुनकर मयूरी सन रह गई। निया कपूर जैसी बड़ी स्टार को दरनिकार उसने कर दिया। उसके मन में सिद्धार्थ के बारे में उसने सोचा,
लेकिन फिर खुद को समझाया कि शादी तो कल हुई है। डायरेक्टर ने उसे स्क्रीन टेस्ट के लिए आज बुलाया था। क्या सिद्धार्थ ने अजनबी रहकर उसको इतनी बड़ी मदद कर दिया? तभी मधु ने आगे बताकर, विक्रम कुमार दिल्ली का एक बड़ा रईस मारवा परिवार से ताल्लुक रखता है। बहुत ही लो प्रोफाइल रहते हैं वो लोग। उसकी बात सुनकर मयूरी ने बस सिर में हाथ हिला दिया। उसे बस अब बड़े परिवार में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी मयूरी वॉशरूम जाने के लिए उठी। ठंडे पानी से अपने गाल धोकर उसने शीशे में खुद को देखा। उसका चेहरा वाइन के एक घूंट और उत्साह से लाल हो गया था। जैसे वो बाहर निकली, उसका सामना राहुल से हो गया। राहुल ने उसे घूर कर देखा और बिना कुछ कहे पास से गुजर गया। मयूरी खुश थी। ये अब वो अजनबी थे। जैसे वो मुड़ी, राहुल ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली, उसे दीवार से सटा दिया और तभी मयूरी ने शांत लेकिन सख्त लहजे में पूछा, तुम अब मुझसे क्या चाहते हो? राहुल की आंखों में जलन की आग थी। उसने गुस्से में अपने दांत भींच कर कहा, क्यों? क्या अब तुम ये दिखावा करोगे कि हम एक दूसरे को नहीं जानते? उसे बार बार स्टूडियो का वो दृश्य नजर आ रहा था जब विक्रम कुमार ने मयूरी को किस किया था। आगे से मयूरी ने पलट कर पूछा, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? उसकी ये बात सुनकर राहुल का चेहरा गुस्से से और तमतमा गया। उसने मयूरी की कलाई और कसकर पकड़ ली। उसे इस बात से तकलीफ थी कि मयूरी उसके लिए अजनबी बन गई है, लेकिन कैमरे के सामने एक दूसरे अजनबी विक्रम को किस कर सकती है। तब मयूरी ने अपनी भौहें सिकोड़ कर कहा, मुझे छोड़ो, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। लेकिन राहुल ने उसे अनसुना कर दिया। उसके और करीब आ गया और तभी मयूरी ने दूर से एक आकृति देखकर चिल्लाया, कविशा! जिसे राहुल के हाथ की पकड़ एक पल के लिए ढीली हो गई और मयूरी ने एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लिया। कविशा मयूरी के नाम से सुनकर राहुल का शरीर पत्थर हो गया था। उसने घबराकर पीछे देखकर, लेकिन वहां सन्नाटा था, कोई भी नहीं था वहां। तभी अंधेरे गलियारे में मयूरी की उपहास भरी हंसी गूंजी। राहुल को समझ आया कि उसे उसने बेवकूफ बना दिया। वो गुस्से में पागल होकर फिर से मयूरी की तरफ लपका और उसे मजबूती से दीवार की तरफ धकेल दिया। लेकिन मयूरी की आंखों में अब कोई डर नहीं था। उसने राहुल की आंखों में आंखें डालकर कहा, राहुल, क्या तुम पागल हो गए हो? जब तक तुम मुझे फिजिकल परेशान नहीं कर लेते, क्या तुम्हें चैन नहीं मिलेगा? उसकी बात सुनकर राहुल ने गुस्से में दहाड़ कर कहा, परेशान? मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि तुम चाहती क्या हो? क्यों तुम बार बार कविशा को नीचा दिखाती हो? क्यों तुम जानबूझकर मेरे सामने आती हो? उसकी ये बात सुनकर मयूरी खिलखिलाकर हंसी। उसने मुश्किल से अपनी हंसी रोक कर कहा, राहुल, अगर तुम्हारी कविशा इतनी ही काबिल होती तो मैं उसे पछाड़ नहीं देती। उसमें हुनर की कमी है और तुम दोष मुझ पर मढ़ रहे हो। हालांकि उसकी बात समझने के बजाय राहुल ने आगे नफरत से कहा, मयूरी, तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़कर कविशा को चुना। मैं साफ कह चुका हूं, मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊंगा। राहुल को मयूरी की आत्मविश्वास पर तरस आ गया। उसने राहुल को साफ करते हुए कहा, राहुल, मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि 3 साल पहले उस डेट पर मैं देर से पहुंची तो तुम्हारी असलियत सामने आ गई। मैं तो कविशा की शुक्रगुजार हूँ कि उसने तुम्हें खुद से जोड़ लिया, मुझे एक बड़े गड्ढे में गिरने से बचा लिया है। अब उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। वहीं उसकी बात सुनकर राहुल के सब्र का बांध टूट गया। उसने मयूरी के कंधों को झकझोर कर चिल्ला कर कहा, मयूरी, उस डेट का जिक्र मत करो। तुम बदल गई हो। तुम अब वो मासूम मयूरी नहीं हो जो जींस स्वेटर पहनती थी, मुझे ये प्यार से राहुल बुलाकर पुकारती थी। तुमने मेरी मयूरी को मार डाला। उसे वापस लाओ मयूरी। मयूरी को अब चक्कर आने लगे। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मैं नहीं बदली राहुल, तुम बदल गए हो। हाँ, मुझे छोड़ो और मुझे जाने दो। लेकिन राहुल होश खो चुका था। उसने मयूरी के लाल होठों को देखा और उसे किस करने के लिए नीचे झुका, लेकिन मयूरी तैयार थी। जैसे ही उसका चेहरा करीब आया, मयूरी ने पूरी ताकत से उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की गूंज गलियारे में ठहर गई। राहुल के मुंह के एक कोने से खून की लकीर फूट पड़ी। तभी मयूरी ने सर्द लहजे में कहा, राहुल, अगर दोबारा ऐसी कोशिश की तो मैं तुम पर जबरदस्ती करने का केस कर दूंगी। ये कहकर मयूरी जाने के मुड़ी, लेकिन राहुल ने फिर उसकी कलाई पकड़ ली। इस बार उसकी पकड़ में हिंसा नहीं बल्कि एक अजीब सी थकान थी। उसने निराशा भरी आवाज में कहा, मयूरी, अगर अगर मैं तुम्हारे पास वापस लौट आऊं तो? उसकी बात सुनकर मयूरी स्तब्ध रह गई। उसने राहुल के धूसर आंखों में देखा जहां प्यार और पछतावे की एक धुंधली सी जंग चल रही थी। लेकिन मयूरी जानती थी कि बीता हुआ वक्त कभी नहीं लौटता। तभी उसने फिर से दूर एक परछाई देखी और कहा, राहुल,
कविशा सच में तुम्हारे पीछे है, मैं इस बार मजाक नहीं कर रही। उसकी बात सुनकर राहुल का हाथ फिर ढीला पड़ गया, लेकिन उसने मयूरी का हाथ नहीं छोड़ा। तभी पीछे से कविशा की मीठी आवाज आई, राहुल तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तब मयूरी ने झटके से अपनी कलाई छुड़ाई और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ आगे बढ़ गई। कविशा दौड़कर आई, राहुल का हाथ थाम लिया। उसने मयूरी को देखा और बनावटी दयालुता से पूछा, दीदी क्या आप हमारे साथ खाना खाएंगी? लेकिन मयूरी ने उसे इग्नोर किया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। तभी कविशा ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने अपनी मासूमियत का नाटक जारी रखकर कहा, दीदी आज आपको फिल्म में रोल मिल गया, तो क्या आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? आगे से मयूरी ने पलट कर कहा, ठीक है मैं डायरेक्टर से कह के तुम्हें रोल वापस दिलवा दूंगी, लेकिन क्या वे तुम्हें अपनी मूवी में लेना चाहेंगे? उसकी ये बात सुनकर कविशा का चेहरा गुस्से से और सख्त हो गया। इसके बाद वो जैसे ही मयूरी सीढ़ियों से उतरने लगी, कविशा फिर आगे आई और अपनी आस्तीन खींचने लगी। उसने उसी मासूमियत के साथ कहा, दीदी मेरी बात तो सुनिए। मयूरी समझ गई कि कविशा कोई नया नाटक रच रही है। तभी अचानक एक कोमल आग के साथ कविशा ने अपनी पकड़ ढीली की और जानबूझकर पीछे की तरफ गिरने लगी। पीछे राहुल खड़ा था, जिसे स्थिति का पता नहीं था। कविशा ने मन ही मन में सोचा कि राहुल को यही लगेगा, मयूरी ने उसे धक्का दे दिया है। कविशा बेवकूफ नहीं थी, वो जानती थी कि 20 सीढ़ियों से गिरना जानलेवा हो सकता है। गिरते वक्त उसने रेलिंग पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक मयूरी ने उसका हाथ थाम लिया। मयूरी ने चिल्लाकर कहा, कविशा संभल कर। कविशा को लगा कि मयूरी उसे बचा रही है, लेकिन अगले ही पल मयूरी की पकड़ ढीली हो गई। कविशा का शरीर हवा में लहराया और वो सीढ़ियों से नीचे लुढ़कती चली गई। उसका सिर रेलिंग से टकराया, वो लहूलुहान होकर नीचे गिरी। इससे पहले कि वो कराहती, मयूरी की जोरदार चीख सुनाई दी। मयूरी सीढ़ियों पर खड़ी अपना मुंह ढके ऐसे कांप रही थी जैसे उसे गहरा सदमा लगा हो। तभी राहुल दौड़कर आया और कविशा को अपनी बाहों में उठाया। कविशा ने कांपती उंगलियों से मयूरी की तरफ इशारा किया, लेकिन मयूरी ने रोते हुए कहा, राहुल मैं उसे पकड़ नहीं पाई, वो इतनी तेजी से गिर गई। मयूरी ने शरद ऋतु जैसी नर्म आंखों को देखकर राहुल की निंदा उसके गले में अटक गई। उसे लगा कि मयूरी ने बचाने की कोशिश तो की। वहीं जब राहुल कविशा को लेकर हॉस्पिटल गया, तो मयूरी ने अपना हाथ नीचे किया और अपने होठों पर एक विजयी मुस्कान लाई। कविशा एक्टिंग में मयूरी से मुकाबला करना चाहती थी, लेकिन मयूरी ने दिखा दिया कि असली एक्टर कौन है। इसके बाद मयूरी भी अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल में कविशा को पट्टियां बंधी। वो मयूरी को फंसाना चाहती थी, लेकिन खुद गूंगे की तरह पीड़ा सह रही थी, क्योंकि राहुल को मयूरी पर शक नहीं था। जब वो दोनों लिफ्ट में जा रही थी, कविशा ने मयूरी और उसकी माँ चंचल को हॉस्पिटल में टहलते देखा। कविशा की आंखों में मयूरी की जिंदगी तबाह करने की नई चमक आ गई। कविशा ने बुलबुल जैसी मीठी आवाज में कहा, आंटी। उसकी आवाज सुनते ही मयूरी ठिठक गई। वो अपनी माँ को लेकर वापस मुड़ना चाहती थी, लेकिन कविशा ने मौका ही नहीं छोड़ा। उसने भागते हुए उनके पास आकर कहा, आंटी आप कैसी हैं? मयूरी दीदी ने आपके ऑपरेशन के लिए राहुल से पैसे उधार मांगे थे, लेकिन बाद में न जाने वो कहाँ से इतने पैसे लेकर आई है। उसकी बात सुनकर चंचल रुक गई। वो मयूरी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी माँ को अंदर लेकर जाने की कोशिश की, लेकिन कविशा का जहर जारी रहा। उसने अपनी बात जारी रखकर कहा, आंटी आपको पता है कि मयूरी दीदी अब एक बड़ी हीरोइन बनने वाली है। आज ही उसने स्ट्रीट वॉकर फिल्म में मेन रोल पा लिया है। डायरेक्टर कुशल शर्मा उस पर बहुत मेहरबान हैं। कविशा ने मेहरबान शब्द इस तरह जोर दिया कि मयूरी का डायरेक्टर के साथ कोई गलत रिश्ता हो। वहीं उसकी बात सुनकर चंचल का हाथ कांपने लगा। उसने मयूरी की तरफ देखकर पूछा, मयूरी ये क्या कह रही है? कौन सी फिल्म? तुम तो स्कूल में पियानो सीख रही हो ना? आगे से मयूरी की आंखों में आंसू भर आए। वो माँ को गले लगाना चाहती थी, लेकिन चंचल एक कदम पीछे हट गई। तभी कविशा ने हंसकर कहा, आंटी कौन सा पियानो? मयूरी दीदी तो फिल्म अकादमी में पढ़ती है, जहां लोग हीरो हीरोइन बनते हैं। कविशा ने इतना ही कहा कि मयूरी ने दहाड़ कर कहा, कविशा चुप हो जाओ। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। चंचल का चेहरा सफेद पड़ गया और उनका कमजोर शरीर लड़खड़ाने लगा। उन्हें अपनी बेटी के झूठ और बदनामी के संकेत से गहरा सदमा लगा। एक धड़ाम की आवाज के साथ चंचल जमीन पर गिर पड़ी। मयूरी पागलों की तरह चिल्लाते हुए उनकी तरफ दौड़ी। माँ! उसने उन्हें गोद में उठा लिया। उसने अपनी माँ का गाल थपथपा कर कहा, माँ माँ आंखें खोलो माँ, मुझे तो डराओ मत माँ। राहुल और कविशा वहीं खड़े देखते रहे, जबकि मयूरी को अपनी दुनिया एक पल के लिए उजड़ती हुई प्रतीत हुई। राहुल ने जब मयूरी को अपनी माँ के लिए रोते हुए देखा, तो उसका दिल पसीज गया। मयूरी जो हमेशा उसके सामने चट्टान की तरह मजबूत रहती थी,
आज एक बेबस बच्ची की तरह टूट गई थी। उसे ऐसा एहसास हुआ कि मयूरी को अभी उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसने कविशा को वहीं छोड़ा और मयूरी की तरफ दौड़ा। तभी डॉक्टर और नर्स चंचल को स्ट्रेचर पर डालकर इमरजेंसी रूम की तरफ ले गए। मयूरी भी उनके पीछे भागी। राहुल ने देखा कि एक दूसरा आदमी डॉक्टर प्रमोद मयूरी को सांत्वना दे रहा है। उसे हमेशा से मयूरी के आसपास दूसरे आदमियों को देखकर एक अजीब सी जलन महसूस हुई। फिर उसने खुद को समझाया कि उसे मयूरी की परवाह नहीं करनी चाहिए। तभी कविशा ने आकर फिर से राहुल का हाथ पकड़ लिया। मयूरी की नजरें उस पर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसमें नफरत की ऐसी आग थी जो सब कुछ जला देने को तैयार थी। मयूरी ने मुट्ठियां भींची और तेज कदमों से कविशा की तरफ बढ़ गई। मयूरी ने कविशा को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन राहुल ने तुरंत बीच बचाव करके मयूरी की दाहिनी कलाई पकड़ ली और कहा, मयूरी रुको, कविशा की गलती नहीं है। तुम्हारे सारे झूठ एक न एक दिन तो सामने आ। लेकिन इससे पहले कि राहुल अपनी बात पूरी कर पाता, उससे पहले ही तड़ाक मयूरी ने उसके बाएं हाथ से कविशा के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। कविशा भी सन्न रह गई। उसे लगा कि राहुल उसे बचा लेगा, लेकिन मयूरी के बाएं हाथ के हमले ने उसे चौंका दिया। राहुल भी हक्का बक्का होकर मयूरी की कलाई छोड़ चुका था। मौका मिलते ही मयूरी ने दाहिने हाथ से दो और थप्पड़ कविशा को जड़ दिए। कुल 4 थप्पड़। कविशा का सिर चकरा गया। उसके मुंह का खून का स्वाद आ गया। उसका चेहरा और जो उसका सबसे बड़ी पूंजी थी, अब सूज कर लाल हो चुका था। तभी मयूरी ने दर्द आवाज में कहा, कविशा, आज जो हुआ याद रखना। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी और तुम्हारी उस रखेल माँ की जान ले लूंगी। और अगर मेरी माँ बच गई तो मैं तुम्हारी हर चुनौती स्वीकार करती हूँ। अब असली जंग शुरू होगी। उसकी बात सुनकर राहुल का अहंकार आहत हुआ। उसने गुस्से में कहा, मयूरी, तुम हद पार कर रही हो। मयूरी ने तिरस्कार भरी नजरों से राहुल को देखा और जेब से एक जेड कंगन निकाला। उसने वो कंगन राहुल की तरफ बढ़ाकर कहा, ये खन्ना परिवार की अमानत है। मैं इसे लौटा रही हूँ राहुल। हमारा रिश्ता आज खत्म हुआ। अब हम एक अजनबी हैं। उसने कंगन छोड़ दिया। कंगन जमीन पर गिरकर खनक के साथ टूट गया। वो आवाज हॉस्पिटल के सन्नाटे में गूंज गई। ये देखकर राहुल का दिल बैठ गया और कंगन उसके बचपन के प्यार और यादों का प्रतीक था। तभी मयूरी ने मुस्कुराकर कहा, राहुल, मैंने तुम्हें थप्पड़ इसलिए नहीं मारा था क्योंकि मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने थे। आज से हम एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखेंगे। दुआ करना कि मैं तुम्हारा बुरा सपना न बन जाऊं। ये कहते हुए मयूरी मुड़ी और चली गई। राहुल ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। तभी कविशा ने जल्दी से टूटा हुआ कंगन उठाया और जेब में रख लिया। उसकी जीत हो गई थी। राहुल अब उसका हो गया था। वहीं उधर डॉक्टर ने चंचल को खतरे से बाहर बताया, लेकिन उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया। चंचल ने मयूरी से बात करने से मना कर दिया और नर्स को भी उसे अंदर न आने का ऑर्डर दिया। मयूरी वार्ड के बाहर खड़ी रो रही थी। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, माँ, मुझे डांट लो, मार लो, लेकिन प्लीज मुझसे बात तो करो। मुझे ऐसे इग्नोर मत करो माँ। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मयूरी पूरी तरह टूट चुकी थी। वो शारीरिक और मानसिक रूप से इतनी थक गई थी कि उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो दीवार के सहारे नीचे बैठने ही वाली थी। अचानक एक मजबूत बांह ने उसे थाम लिया। उसकी कमर पर एक जानी पहचानी गर्माहट महसूस हुई। किसी ने झुककर उसके भीगे हुए बालों पर कोमल चुंबन किया और एक भारी दर्द भरी आवाज में पूछा, तुम इतनी रो क्यों रही हो? मयूरी ने सिर उठाकर देखा तो उसके सामने सिद्धार्थ खड़ा था। सफेद कमीज और काली पतलून में, एक यूनानी देवता की तरह प्रभावशाली। उसके चेहरे पर थकान की जगह एक शांत गरिमा थी। उसका एक हाथ जेब में था और दूसरा मयूरी की कमर पर। उसकी नजरों में मयूरी के लिए अथाह स्नेह था, जैसे कोई पिता अपनी रूठी हुई बच्ची को देख रहा हो। मयूरी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई और सिद्धार्थ ये कहते हुए छाती से लग गई। वो एक सुरक्षित बंदरगाह पर आ चुकी थी। उसने रोकर कहा, सिद्धार्थ, माँ मुझसे बात नहीं कर रही। उन्हें लगता है कि मैं बुरी हूं। मयूरी सिसकती जा रही थी। तभी सिद्धार्थ ने उसकी पीठ सहलाकर कहा, शांत हो जाओ, मैं समझ गया। मैं माँ से बात करूंगा। उसकी बात सुनकर मयूरी घबरा गई। उसने घबरा कर कहा, लेकिन माँ ने दरवाजा बंद कर रखा है और उन्हें हमारी शादी के बारे में भी नहीं पता। आगे से सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मयूरी, क्या तुम चाहती हो कि माँ थोड़ी नाराज रहें या हमेशा के लिए? उसकी बात सुनकर मयूरी चुप हो गई। तभी सिद्धार्थ ने डॉक्टर प्रमोद से चाबी ली और अंदर जाने लगा। मयूरी ने उसकी आस्तीन पकड़कर शर्मा कर कहा, सिद्धार्थ, अच्छे से बात करना प्लीज। आगे से सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब देकर कहा, चिंता मत करो, कोई हमें अलग नहीं कर सकता है।
वहीं वार्ड के अंदर चंचल गुस्से में लेटी थी। जैसे वार्ड सिद्धार्थ अंदर गया, चंचल उसकी प्रभावशाली उपस्थिति देखकर अवाक रह गई। सिद्धार्थ का व्यक्तित्व किसी बड़े बिजनेसमैन था, शांत, गंभीर और कुलीन। चंचल ने रूखेपन से पूछा, आप कौन हैं? आगे से सिद्धार्थ ने कहा, मैं मयूरी का दोस्त हूँ। ये कहकर वो डॉक्टर द्वारा दी गई कुर्सी पर बैठ गया। उसकी बात सुनकर चंचल बेफर पड़ी। उसने चिल्लाकर कहा, अगर आप मयूरी की सिफारिश करने आए हैं तो रहने दीजिए। उसने मुझसे झूठ बोला। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड एक ऐसी गंदी जगह है, वहां कोई शरीफ लड़की नहीं जाती। उसने मेरी पीठ के पीछे ना जाने क्या क्या किया होगा। चंचल को कृतिका की याद आ रही थी, जिसने उनका घर तोड़ा था। तभी आगे से सिद्धार्थ ने शांत स्वर में उसको समझा कर कहा, आंटी, आप चाहती हैं कि मयूरी पियानो सीखे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पिछले 3 सालों में आपकी दवाइयाँ, हॉस्पिटल का खर्च और घर का राशन कहाँ से आया? क्या एक पियानो सीखने वाली लड़की ये सब कर सकती है? उसकी बात सुनकर चंचल चुप हो गई। उसने मन ही मन में सोचा कि मयूरी ने कहा था कि उसके पापा धर्मपाल ने उसको फीस दी, सरकार ने इलाज किया, और ये सब कुछ झूठ था। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी सिद्धार्थ ने आगे कहा, आंटी, पैसा गंदा या अच्छा नहीं होता, नीयत होती है। क्या आप अपनी ही बेटी को नहीं जानती? एक बाहरी लड़की की बातों में आकर आपने अपनी ही उस बेटी पर शक किया, जिसने अपनी जवानी और सपने आपके इलाज के लिए कुर्बान कर दिए। आपने उसे अपनी बात कहने का मौका तक नहीं दिया। उसकी बात सुनकर चंचल की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने झिझक कर कहा, लेकिन उस दुनिया में। तभी सिद्धार्थ ने उन्हें बीच में काट कर कहा, आंटी, मयूरी ने उस दुनिया में रहकर भी अपनी मर्यादा कभी नहीं खोई, और अब उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं उसके साथ हूं। मैं उसे कभी गिरने भी नहीं दूंगा। उसकी ये बात सुनकर चंचल ने सिद्धार्थ की आंखों में देखा। वहां झूठ नहीं था, बल्कि एक चट्टान जैसा भरोसा था। उन्हें लगा कि शायद उनकी बेटी अब सुरक्षित हाथों में है। बाहर खड़ी मयूरी दीवार से कान लगाए धधकते दिल से सब सुन रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सिद्धार्थ ने इतनी सहजता से सब संभाल लिया। तभी चंचल ने अपनी हथेलियों से अपना चेहरा छिपा लिया। उसकी सिसकियां कमरे के सन्नाटे को तोड़ रही थी। वो उस आदमी की बातों का खंडन करने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि जब मयूरी पर उंगलियां उठ रही थी, तब मयूरी ने अपने बचाव के लिए एक शब्द भी नहीं कहा था। सिद्धार्थ अपनी बात पर अड़िग था। उसका लहजा संयमित लेकिन प्रभावशाली था। वो बार बार माँ और बेटी के अटूट बंधन की दुहाई दे रहा था। उसने पिछले 3 वर्षों में मयूरी द्वारा झेले गए संघर्ष और अकेलेपन का ऐसा चित्र खींचा कि मयूरी, जो अब तक गलत लग रही थी, अचानक एक पीड़ित बच्ची के रूप में सामने आ गई। आखिरकार चंचल एक ऐसी माँ थी, भले ही उसकी बेटी से कोई भूल हुई हो, लेकिन दुनिया की कोई भी माँ अपनी संतान को इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकती थी। तभी सिद्धार्थ ने भावुक होकर उसको आगे समझा कर कहा, आंटी, मयूरी के लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं है। अपने पिता का साया उठने के बाद वो पहले ही टूट चुकी है। जब से आपने उससे बात करना बंद किया है, वो तब से रोई जा रही है। उसे लग रहा है कि अब उसकी माँ भी उसे नहीं चाहती। प्लीज उसे एक मौका दीजिए, उसकी बात सुन लीजिए। वहीं उधर दरवाजे के बाहर खड़ी मयूरी को भीतर की बातों की भनक नहीं थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक तरफ माँ की बेरुखी का डर, तो एक दूसरी तरफ चिंता थी कि सिद्धार्थ और उसकी माँ की ये पहली मुलाकात कैसी रहेगी। क्या उसकी माँ उसे एक्सेप्ट करेगी? तभी उसको दरवाजे पर लॉक की क्लिक सुनाई दी। दरवाजा खुला। सिद्धार्थ वहां खड़ा था, और ठीक उसके पीछे डॉक्टर प्रमोद ने चंचल को सहारा देकर खड़ा किया हुआ था। उसको देखते ही मयूरी की सूजी हुई आंखों में चमक आ गई। उसने रोकर कहा, महा। जिन आंसुओं को सिद्धार्थ ने अभी पहुंचा था, वो फिर से बह निकले, और इस बार वो राहत और खुशी के आंसू थे। चंचल अपनी बेटी को हंसते हुए और रोते हुए एक साथ देख रही थी। उसका दिल पसीज गया, लेकिन उसने खुद को सख्त किया, और उसे सच्चाई जाननी थी। उसने तीखे स्वर में पूछा, मयूरी, मुझे जवाब दो। तुमने पियानो बजाना क्यों छोड़ दिया? तुमने दिल्ली फिल्म अकादमी का हिस्सा क्यों लिया? क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें फीस के लिए पैसे नहीं दिए थे? मयूरी समझ गई कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। उसने अपने नन्हे हाथों से गाल पोंछे और सच्चाई बयां करके कहा, हाँ माँ, मैं उस दिन पापा के पास गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे मेहरा परिवार की देहरी भी नहीं लागने दी। मैंने समझ लिया कि अब मेहरा खानदान की लाडली नहीं। पियानो अमीरों का शौक है। मेरे पास तो न समय था और न ही पैसा। ये मेरे लिए अब बेकार था। उसकी बात सुनकर चंचल तड़पते हुए बोली, फिर भी तुम्हें एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के दलदल में जाने की क्या जरूरत थी? अगर पियानो नहीं तो हम और कुछ सोच सकते थे। तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? मयूरी ने आगे से दुखी होकर जवाब में कहा,
माँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। फीस हजारों में थी। अगर मैं वो नहीं भरती तो मुझे बेघर होना पड़ता। उस दिन मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया कि एक ऐतिहासिक नाटक में स्टंट डबल की जरूरत है। मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है माँ। फिर भी मैं उस ऊंची चट्टान के पास किनारे पर खड़ी हुई। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मैंने आंख बंद की और कूद गई। उसने ऐसे पूरी बात बताई। ये कहते हुए उसकी आवाज भी कांप रही थी। उसकी बात सुनकर चंचल सन रह गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि पिछले 3 सालों में उसकी फूल सी बच्ची ने इतने कांटे सहे। उसे लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा निकाल दिया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी बेटी जान जोखिम में डालकर चट्टानों से कूद रही थी। 18 साल की उम्र में तो मेहरा परिवार की सबसे सुरक्षित और नाजुक गुड़िया थी। बड़ों की नफरत और झगड़ों की सजा उसकी मासूम बेटी को क्यों मिली? वो सबसे निर्दोष थी। चंचल की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने आंसू छुपाने के लिए पीछे घूमी। मयूरी ने देखा कि उसकी माँ ने आंसू को छिपाने के लिए चेहरा घुमा लिया। वो धीरे से आगे बढ़ी और अपनी माँ की आस्तीन पकड़कर भीगी आवाज में बोली, माँ, पढ़ाई का कोई भी हो, खर्चा तो होता है। सिर्फ इसी इंडस्ट्री में मुझे पढ़ाई के साथ पैसा कमाने का मौका मिल सकता था। बरसात में आपके कंधों में जो दर्द होता। हमारे पुराने घर में एक मसाज चेयर थी। मैं उसे ला नहीं पाई, लेकिन मैं आपके लिए वैसे ही एक चेयर खरीदना चाहती थी। मैं सिर्फ अपने दम पर हमारा ख्याल रखना चाहती थी, ताकि हमें किसी के साथ सहारा और उसकी हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। उसकी बात सुनकर चंचल गलाने से भर गई। 45 साल की उम्र में उसे अपनी 18 साल की बेटी की कमाई पर निर्भर रहना पड़ रहा था। मेहरा परिवार में उसने सिर्फ पत्नी और माँ का धर्म निभाया, जिसके चलते वो बाहरी दुनिया से कट गई और अब खुद को लाचार महसूस कर रही थी। उसे लगा कि उसने अपनी बेटी को इस हाल में पहुंचाया है। वहीं सिद्धार्थ खामोशी से उस लड़की को देख रहा था। वो अपनी माँ का हाथ थामे नजरें झुकाई खड़ी थी। उसकी लंबी पलकें भीगी हुई थी और उसके गोरे गालों पर आंसू मोतियों की तरह चमक रहे थे। वो बहुत टूट कर और दर्द में रो रही थी। तभी सिद्धार्थ को 3 साल पहले की वो घटना याद आ गई। वो लड़की जिसने उसे बचाया था। वो नाजुक थी लेकिन गुंडों के सामने निडर थी। वो कितनी बहादुर और समझदार थी। उसके उस सफेद रुमाल से एक भीनी भीनी खुशबू थी, बिल्कुल उसके व्यक्तित्व की तरह। सिद्धार्थ ने इन 3 सालों में हर पल उस रोज को याद किया था। उसे याद आया कि उसका नाम मयूरी था, जिसका अर्थ सुंदरता और राजसी होता है। लेकिन अफसोस, वो उसके पास बहुत देर से पहुंचा। सिद्धार्थ की आंखों में मयूरी के लिए दया और एक अजीब सी कसक थी। जब तक मयूरी रोती रही, सिद्धार्थ के माथे पर चिंता की लकीरें खींची रही। तभी चंचल ने गीली आंखों से बेटी को देखा और वह सवाल पूछने जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, मयूरी, मुझे सच सच बताना, जब तुम इंडस्ट्री में काम कर रही थी, क्या तुमने क्या डायरेक्टर कुशल शर्मा ने तुम्हारे साथ कोई? मयूरी ने तुरंत उसकी बात में बीच काट कर बोली, माँ, माँ, मुझे परवाह नहीं कि दुनिया क्या कहती है, लेकिन आपको अपनी बेटी पर भरोसा करना होगा। जिसे अपने आप पर भरोसा हो, उसे सफाई देने की जरूरत नहीं होती। पिछले 3 सालों में मैंने जो भी कमाया, एक एक पैसा अपनी मेहनत और पसीने से कमाया। मेरा दामन एकदम पाक साफ है। इंडस्ट्री बुरी नहीं है माँ। वहां कुछ लोग गंदे हो सकते हैं, लेकिन मैंने कभी कोई गलत समझौता नहीं किया। उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। उसकी बात सुनकर आंखें देखकर चंचल का शक दूर हो गया। उसने अपनी बाहें फैला दी और अपनी लाड़ी को सीने से लगा लिया और बोली, मयूरी, मुझे माफ कर दे। ये सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। आखिरकार माँ और बेटे के बीच की दीवार गिर गई। मयूरी चाहती थी कि उसकी माँ को उसके काम के बारे में कभी पता ही नहीं चले, ताकि वो खुद को दोषी न माने। लेकिन अब जब सामने बात आ ही गई, तो उसे एक अजीब सा सुकून भी मिल रहा था। वो 3 साल से इस बोझ को अकेले ही ढो रही थी। उसे अपनी माँ के सहारे की सख्त जरूरत थी। यह राहत की बात थी कि सच जानकर भी माँ ने उसे ठुकराया नहीं। शायद इस मुसीबत में भी वो कुछ अच्छा ही छिपा था। मयूरी ने अपनी माँ के कंधे पर सिर रख दिया। माँ वही पुरानी और जानी पहचानी महक उसे सुकून देने लगी। उसने रोकर मुस्कुराकर कहा, माँ, आपने कुछ गलत नहीं किया। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। मयूरी आपसे बहुत प्यार करती है। कमरे में देर तक सिसकियों की आवाज गूंजती रही। जब वे शांत हुई तो चंचल को अचानक एक बात याद आई। उसने मयूरी को थोड़ा सा अलग किया और पूछा, मयूरी, एक बात बताओ, मेरी सर्जरी के लिए इतना पैसा कहाँ से आया? और यह सवाल सुनकर मयूरी हड़बड़ा गई। उसकी जुबान ही बंद हो गई थी। उसने घबराहट में और अनजाने में उस लंबे प्रभावशाली व्यक्ति की तरफ देखा, जो चुपचाप खड़ा था। सिद्धार्थ ने देखा और मयूरी की नजरों ही नजरों में मदद जैसे मांग रही हो।
वो सीधा खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान तैर गई। उसने बहुत ही सहजता से कहा, माँ, सर्जरी का भुगतान मैंने कर दिया है। चंचल को जैसे करंट लगा हो, वह हक्का बक्का रह गई। उसने चौंक कर कहा, क्या क्या कहा तुमने माँ? उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि जो लड़का अभी उसे आंटी कह रहा था, उसने अचानक उसे माँ कैसे कह दिया। तभी मयूरी चीख पड़ी, सिद्धार्थ! उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ इतना सीधा और बेबाक जवाब देगा। उसने गुस्से और शर्म में अपना निचला होठ काट लिया और जमीन पर पैर पटका। बड़ी मुश्किल से उसकी और उसकी माँ की सुलह हुई थी। इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई बीच में आकर फिर से सब कुछ उलझाने की। तभी सिद्धार्थ ने अपनी तलवार जैसी तीखी भौहें ऊपर उठाई, मानो मयूरी को चिढ़ाकर पूछ रहा हो, क्यों? क्या तुम अब भी अपनी माँ से झूठ बोलना चाहती हो? मयूरी पूरी तरह सुन पड़ गई थी। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और अविश्वास भरी नजरों से सिद्धार्थ को घूरने लगी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आदमी इतना बड़ा जोखिम कैसे उठा सकता है। अब क्या करेगी मयूरी? क्या मयूरी की माँ इस रिश्ते को कभी समझ पाएगी या नहीं? क्या होगा आगे की कहानी में जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी जिद्दी बिलियनियर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर से जरूर करें।